आज नॉन एग्री मार्केट में काफ़ी गिरावट दिख रही है। शुरुआती कारोबार से नेचुरल गैस को छोड़ दे तो सभी कमजोरी नजर आ रहा है। हालांकि दिन के निचले स्तरों से आप देखेंगे तो गोल्ड में अच्छी रिकवरी दिखी है। 76,000 रुपये के ऊपर गोल्ड वापस आ चुका है, लेकिन चांदी में अभी भी 1,000 रुपये से ज़्यादा की गिरावट है। ऐसे में गोल्ड में, सिल्वर में, मेटल्स की इस बिकवाली में आपको क्या करना है? तो कमोडिटी फटाफट में आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। और आपके पास भी कोई सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपने हमें सवाल भेजें। अगले आधे घंटे तक हमारे 4 मेहमान आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से, भूपेश शर्मा हैं टेक्निकल एनालिस्ट हैं बीकानेर से, अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज से, और साथ ही हमारे साथ नितिन केडिया भी हैं, नेशनल सेक्रेटरी जनरल हैं AIJGF के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात गोल्ड की करेंगे, क्योंकि गोल्ड में अभी अभी अच्छी रिकवरी दिख रही है। अब भाव आ चुका है 76,000 रुपये के ऊपर। अनिंद बैनर्जी जी, सबसे पहले आप बताइए गोल्ड में रिकवरी क्यों आई है और इस रिकवरी में क्या करना चाहिए अब? हाँ, नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर। देखिए, गोल्ड में एक्चुअली क्या है ना कि अभी फिलहाल एक रेंज में चल रहा है। 25 नीचे में आपका 2620 का एक सपोर्ट है अगर मैं स्पॉट गोल्ड के हिसाब से देखूं, और ऊपर में 2680 का एक रेजिस्टेंस है। तो ये एक रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड ट्रेडिंग चल रहा है। तो आज 2620 के आसपास आया था, वहां से एक रिबाउंड हुआ है, क्योंकि चाइनीज मार्केट ओपन होने के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग प्रेशर था अक्रॉस द बोर्ड इन ऑल मेटल्स। तो उसके बाद लगता है कि एक स्टेबिलिटी आ रहा है, क्यों कॉमेक्स के पहले, और डॉलर इंडेक्स पे भी हल्का सा गिरावट है, तो जिसका एक बेनिफिट मिल रहा है गोल्ड को। तो गोल्ड में हो सकता है कॉमेक्स के आवर्स में थोड़ा सा और गेन्स देखने को मिले। हम लोग को लगता है कि हो सकता है 76,500 तक भी ऊपर में जा सकता है। ये आपको लगता है कि यहां से तेजी दिख सकती है? आपने तो 77,000 तक के टारगेट 77,300 तक के दिए हैं। अनिंद जी, आपको लगता है कि यहां फिर से नया रिकॉर्ड बन जाएगा क्या? ये जो टारगेट है कब के लिए? टाइम फ्रेम क्या है सर? देखिए, ये हफ्ता इज द ओवरऑल टाइम फ्रेम, क्योंकि अभी फिलहाल गोल्ड का जो सबसे बड़ा एक लिंकेज है विद विद डॉलर इंडेक्स, वो अभी चल नहीं रहा है। लास्ट एक हफ्ता से, जब से डॉलर इंडेक्स में एक ब्रेकआउट और रिकवरी दिखा है, गोल्ड में उस हिसाब से वीकनेस हम लोग को नहीं दिखा है। एट बेस्ट हम लोग को एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिखा है, तो जो एक साइन है ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट। क्योंकि अगर गोल्ड डॉलर इंडेक्स का स्ट्रेंथ को इग्नोर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है, अंडरलाइंग बाइंग है मार्केट में। तो इसके वजह से हम लोग को लग रहा है कि हो सकता है गोल्ड एक नया हाई के तरफ जाए। स्पॉट गोल्ड में 2700 या 2720 तक भी जा सकता है, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 2620 जो करीब करीब 75,350 MCX में आता है, वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, चलिए अब हमारे साथ नितिन केडिया भी हैं। नितिन जी, आप बताइए, गोल्ड में दिन के निचले स्तरों से देखें तो 300 रुपये से ज़्यादा की रिकवरी दिख रही है। चांदी की भी गिरावट थोड़ी कम ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी 1,000 रुपये से ज़्यादा कमज़ोर है। क्या लग रहा है, किस तरह आगे की चाल कैसी दिख रही है गोल्ड की और सिल्वर की? नितिन जी। नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को गोल्ड महाकुंभ देना चाहूंगा, क्योंकि आज ज्वेलर भाई के यहाँ था और वहां पे एक ग्राहक जो है वो चांदी खरीदने आए हुए थे। तो मैंने जब कारण पूछा तो उन्होंने बोला कि ईटी नाउ पे कुछ दिन पहले एक गोल्ड महाकुंभ का प्रोग्राम आया था, जिसमें चांदी को जो है रेगुलर वे में खरीदने के लिए बोला गया था। तो कल ही मेरी सैलरी आई है और आज मैं 500 ग्राम चांदी ले रहा हूँ, और मैं अगले 2 साल तक हर महीने अपनी सैलरी के नेक्स्ट डे लूंगा। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को इस अवेयरनेस के लिए बधाई देता हूँ, जिससे हमारा व्यापार भी बढ़ रहा है, हमारे ज्वेलर्स बंधु भी खुश हो रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच अब आते हैं सर। आप लोगों का भी गोल्ड। सपोर्ट है, बाकी आप लोग भी काफ़ी मेहनत करते हैं, हमारे लिए रिसर्च निकालते हैं, और लोगों को हम तो एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं ताकि लोग जागरूक हों और नए नए एवेन्यूज़ उनके इन्वेस्टमेंट को उनको मिलते रहे। बताइए सर, गोल्ड सिल्वर में क्या करना चाहिए आज? देखिए, गोल्ड की अगर हम ओवरऑल बात करें तो सबसे पहले तो जो जॉब डेटा आए थे वो काफी अच्छे आए थे यूएस से फ्राइडे को। और उसके बाद हमने देखा, चूंकि एक हुआ था इसराइल के अंदर, इसराइल और ईरान के बीच में, जिसकी वजह से वो 2630 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के निकला। अब जब तक कोई नया ट्रिगर नहीं आता, कोई वॉर को लेके नया ट्रिगर नहीं आता,
या सीपीआई आने वाला जो डेटा उससे कोई नया ट्रिगर नहीं मिलता, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड जो है वो 2620 और $2680 के बीच में एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग करेगा। तो अगर मैं एमसीएक्स की बात करूं तो एमसीएक्स में मुझे लगता है 75,000 से लेके 77,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एमसीएक्स में बाइंग साइड में थोड़ी सी रिस्क ये हो सकती है कि आने वाले टाइम पे रुपी जो है वो अप्रिशिएट करके 8320 तक आ सकता है, तो उसका लगभग 400-500 रुपए का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। सिल्वर में अगर मैं बात करता हूँ तो सिल्वर में आज जैसे चाइना का जो निराशाजनक माहौल रहा ओपनिंग के टाइम पे, तो मुझे लगता है कि सिल्वर में 90,500 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एमसीएक्स के अंदर। अगर वो ब्रेक करता है तो हम नीचे में 89,000 तक के लेवल्स देख सकते हैं, लेकिन अगर 90,500 ब्रेक नहीं होता है तो आने वाले दिनों में वापस 92,000 92,500 तक के लेवल्स हमको मिलेंगे, लेकिन कोई बड़ी अपसाइड या डाउनसाइड की संभावनाएं बहुत कम है और रेंज बाउंड रेट रहेगा। ट्रेडर्स के लिए बहुत बढ़िया मार्केट रहने वाला है गोल्ड और सिल्वर का। तो रेंज में मार्केट रहेगा, तो ट्रेडर्स का मार्केट यहाँ पर रहने वाला है, ऐसा नितिन जी को लगता है। नितिन जी, आपने जो गोल्ड का रेंज दिया है 75,500 से 77,000 का, करीब 1,500 रुपए का, ये 1,500 रुपए का जो रेंज है ये कब तक के लिए सर, कितने दिनों का? विश्वनाथ जी, ये 75,000 से 75,000 से लेके क्योंकि 400 रुपए ने रुपी को भी इसमें काउंट किया हुआ है, ये मुझे लगता है कि इस थर्सडे या फ्राइडे तक इसी रेंज में रहेगा। नेक्स्ट वीक हम इसके अंदर कोई ट्रिगर आते हुए देख सकते हैं इन्फ्लेशन डेटा के बाद। चलिए एक एक करके सवाल ले लेते हैं। नितिन जी, आप बने रहिए, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर से जुड़े हुए बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने अपने सवाल भेजे हैं। सबसे पहले चलते हैं अमित आगरा के पास। 90,550 रुपए पे इन्होंने चांदी खरीदा है। मनोज जी, आप बताइए क्या करना चाहिए अमित जी को? 90,550 की बाइंग है, अभी भी फायदे में है, इनको रुकना चाहिए चांदी में? नमस्कार यशुमन जी, मेरा मानना है कि यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा यूएस के इन्फ्लेशन डेटा के पहले। तो एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली कर ले, अभी उनको प्रॉफिट हो रहा है वर्तमान पोजीशन में, और फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। 89,000 के आसपास के स्तर मिले तो वहाँ फ्रेश बाइंग जो है चांदी में करना चाहिए। अभी ये लेवल पे बाइंग की सलाह नहीं रहेगी, और जो पोजीशन है उसमें एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। तो अभी नई खरीदारी नहीं करें, इस पोजीशन में आप मुनाफा वसूली करें। बिल्कुल सिमिलर सवाल एक और दर्शक है, नितिन है कानपुर से। 90,425 रुपए पे चांदी इन्होंने खरीदा है। आप बताइए भूपेश जी, क्या करना चाहिए? 90,425 की बाइंग है, आगे क्या होगा चांदी में, क्या करें अब ये? नमस्कार विश्वनाथ जी, अगर चांदी की बात करें तो मुझे लगता है कि चांदी में एक मुनाफा वसूली देखी जा सकती है। डॉलर इंडेक्स के भाव भी लगातार ऊपर में बढ़ते जा रहे हैं। तकरीबन 2-2.5% की तेजी डॉलर इंडेक्स में देखी गई है। उसका प्रभाव अभी तक सोना और चांदी दोनों में देखने को नहीं मिला है। मुझे लगता है कि करंट भाव में चांदी में बिकवाली कर सकते हैं 91,200 के भाव पर। 91,700 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं इसमें, और नीचे में 90,500 89,900 तक के लक्ष्य आज सामने ही देखे जा सकते हैं। और दर्शक है चांदी पर ही, नीहू है मथुरा से। 87,000 रुपए पे चांदी इन्होंने खरीदा है। अब जानना चाह रही रुके या मुनाफा वसूली करे, क्या करना चाहिए? नितिन जी, आप बताइए नीहू को। सर, जैसा हमने कहा कि 90,400 काफी अच्छा सपोर्ट है, तो मुझे लगता है 90,400 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के उसको ये होल्ड कर सकते हैं, और ऊपर में 92,000 या 92,200 तक के लेवल्स देखे वहां पे ये प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से। कॉपर में आगे क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? अनिल बैनर्जी जी, कॉपर में क्या करना चाहिए? आज तो सारे ही मेटल्स में गिरावट दिख रही है, आगे क्या ये गिरावट थमेगी? खरीदना चाहिए या अभी रुकना चाहिए? देखिए, कॉपर में सबसे बड़ा जो चाइनीज वाला फैक्टर था वो फिलहाल तो डिस्काउंट हो चुका है, क्योंकि आज जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था उससे कुछ नया स्टिमुलस का तो आया नहीं है। तो गोइंग फॉरवर्ड कॉपर में मुझे लगता है एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग रहेगा। अगर कोई खरीदना चाहता है तो थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। 825 के आसपास बेटर रहेगा, 825 या 828 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 820 के नीचे, और अपसाइड में आपको 850 का एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद 870 के आसपास। तो इसके लिए आई थिंक थोड़ा सा वेट करके खरीदना विल बी बेटर कॉपर में। ओके, एक दर्शक है मीता जैन है, 93,200 रुपए पे चांदी इन्होंने खरीदी है। अब जानना चाह रहे कि रुके क्या इनको फायदा होगा, क्योंकि अभी इनको नुकसान हो रहा है। नितिन जी, क्या सलाह देंगे? 93,200 की बाइंग है इनकी। देखिए, मीता जी को सबसे पहले मतलब 93,200 पे अगर उन्होंने सिल्वर खरीदी और ऑलरेडी जो है वो लगभग 2,000 रुपए के लॉस में है,
तो मेरा मानना है यहाँ पे इनके पास दो चीजें हैं, वो या तो अपने आप को एक 90,000 या 91,000 का पुट ऑप्शन खरीद के अपने आप को हेज कर ले, और एल्स वो 90,400 का बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चले, 90,400 के नीचे एग्जिट कर दे, और ऊपर में अगर 92,000 तक के लेवल्स मिलते हैं तो भी एक बार एग्जिट कर ले, मतलब ऑल टोटल में एक बार इनको लॉस बुक करना ही करना पड़ेगा। नितिन जी, एक सवाल आपसे होगा चांदी के रिकॉर्ड इंपोर्ट को लेकर। ये नंबर अगस्त के है, 1421 टन चांदी का इंपोर्ट, जो पिछले साल के अगस्त से करीब 641% ज्यादा है। चांदी का इतना इंपोर्ट क्यों हो रहा है सर, क्या वजह है? विश्वमन जी, चांदी की जो मर्चेंडाइज डिमांड है वो काफी बढ़ चुकी है। मतलब अगर मैं बात करूं तो न्यू जनरेशन, जिसको जेन जी भी बोलते हैं, तो वो आज की डेट में अगर 5,000 रुपए तक का गिफ्ट देना होता है तो वो चांदी का ही गिफ्ट देना चाहता है। और जिस तरह के चांदी ने रिटर्न्स दिखाए हैं तो वो इन्वेस्टमेंट डिमांड भी काफी तक आ रही है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, हमने अगस्त में जो आगरा के अंदर सिल्वर एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करी थी, उसमें जो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्ड था, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ सेल्स था, उससे लगभग डबल जो है वो सेल्स दर्ज हुई थी। और आने वाले नवंबर में जयपुर में जो हम लोग सिल्वर एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें भी हमारे सारे स्टॉल्स जो है वो बुक हो चुके हैं। इनफैक्ट आसपास के सारे 5 स्टार होटल्स भी बुक हो चुके हैं। तो सिल्वर का जो डिमांड है वो इस समय मर्चेंडाइज आइटम्स के डिमांड की वजह से काफी हद तक बढ़ा हुआ। और अगस्त में जनरली क्या होता है कि अगस्त और सितंबर में दिवाली के लिए जो सिक्के की और गणेश लक्ष्मी जी की जो जो डिमांड आने वाली होती है, उसका भी इंपोर्ट चालू हो जाता है। बिकॉज कारीगर जो है वो सितंबर और 10 अक्टूबर तक अपना माल बना के तैयार रखते हैं, ताकि वो दुकान पे जो है वो सही टाइम पे दिवाली के 15 दिन पहले पहुंच सके। ओके, तो ये वजह है, इस वजह से चांदी का ज़बरदस्त इंपोर्ट देखने को मिला, और महीने दर महीने लगातार इस साल बढ़ता ही जाता दिख रहा है। शुक्रिया नितिन जी, आपने वक्त निकाला, गोल्ड सिल्वर पर हमारे दर्शकों को राय दी। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ढेर सारे और भी सवाल है, और साथ ही हल्दी की रिपोर्ट लेकर आएंगे कि हल्दी में गिरावट क्यों है, क्या हो रहा है ग्राउंड पर, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब बात कर लेते हैं एक और दर्शक के सवाल की। उनका नाम है अमित, है नासिक से। इन्होंने 2 कॉल ले रखी है। एक नेचुरल गैस फ्यूचर्स में 247 रुपए पे इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई है, और क्रूड की कॉल ऑप्शन इन्होंने खरीदी है 6400 स्ट्राइक की कॉल 208 रुपए में खरीदा है। मनोज जी, बताइए क्या करना चाहिए? पहले नेचुरल गैस में बताइए। फ्यूचर्स 247 की बाइंग है और क्रूड की कॉल ऑप्शन है इनके पास, क्या करें दोनों में? नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला है, और कीमतें अब अपने सपोर्ट्स लेवल 228 के आसपास यहाँ पे ट्रेड हो रही है। तो बाई की पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं 222 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 240 तक एक बार यहाँ रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, तो वहां पे एग्जिट लेने की सलाह रहेगी। वहीं कच्चे तेल में यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है वो काफी ज्यादा है, जो मध्य पूर्व में तनाव है उसके चलते। हमारा मानना है कि एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ देखने को मिल सकती है, लेकिन इनकी पोजीशन जो है वो कॉल ऑप्शन में है, तो यहाँ पे एक 175 की स्टॉप लॉस इनको रखना चाहिए स्ट्रिक्टली 6400 की कॉल ऑप्शन में। और ऊपर में कहीं भी 220 230 के आसपास के रेट मिले तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। अगले दर्शक हमारे साथ दिनेश चौधरी है। कैस्टर में आगे क्या होगा? कैस्टर अच्छी तेजी के बाद अब थोड़ी सुस्ती दिख रही है। मनोज जी, कैस्टर में आगे क्या होगा? दिनेश चौधरी जी को बता दीजिए। कैस्टर सीड में भी हमने देखा है विश्वमोहन जी के ऊपरी लेवल्स पे ये रेजिस्टेंस है ही जो है, इसमें एक रिवर्सल देखने को मिला है। और वर्तमान में हमारा मानना है कि जो नवंबर का एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है वहां 6700 6680 ये एक सपोर्ट जोन है। तो वर्तमान लेवल से और यहाँ पे लगभग 100 से 150 रुपए की गिरावट जो है इस कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकती है। अगर ये फ्रेश बाइंग की रणनीति बनाना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करना चाहिए। हमारा मानना है कि एक बार 6700 तक जो है नवंबर वायदा यहाँ देखने को मिल सकता है। अगले दर्शक हमारे साथ जयराम देवासी हैं राजस्थान से। गोल्ड में 2 लॉट इन्होंने बाई कर रखा है 76,416 पर। क्या करना चाहिए भूपेश जी? 76,416 पर बाई है जी सर, अगर गोल्ड की बात करें तो 75,800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इनको फॉलो करना चाहिए। अगर ये स्टॉप लॉस ब्रेक करता है तब ये अपनी पोजीशन काट सकते हैं, अन्यथा गोल्ड में हो सकता है इनके कॉस्ट टू कॉस्ट के भाव आए तो तब ये निकल भी सकते हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट अगर आपके भाव आ जाए तो निकल भी आप सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ परवीन हैं पुणे से। नेचुरल गैस और हल्दी का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। नेचुरल गैस पे आप बताइए सबसे पहले। अनिल बैनर्जी जी, आपकी राय क्या है एनजी पर?
देखिए नेचुरल गैस में 225 के आसपास खरीदा जा सकता है 220 का स्टॉप लॉस लेके। तो अभी भी फिलहाल ये क्या है कि एक बड़ा तेजी के बाद ये पुल बैक है। और जो हरिकेन जो अभी डेवलप हो रहा है यूएस गल्फ कोस्ट में, उससे हो सकता है नेचुरल गैस को थोड़ा सा बेनिफिट मिले अपसाइड में। तो इसके लिए 220 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है। 225 226 के आसपास इसमें खरीदा जा सकता है। चलिए, और ये इनका सवाल, प्रवीण जी का सवाल हल्दी पर भी है, और हल्दी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक और मेहमान भी जुड़ गए हैं, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। पूनम चंद गुप्ता हैं, हल्दी कारोबारी भी है और एनसीडीएक्स हल्दी की कमेटी जो है उसको भी हेड करते हैं। पूनम जी बताइए, हल्दी का आउटलुक क्या है, भाव क्यों गिर रहा है, क्या वजह आप मानते हैं इस गिरावट की? आज भी 2% से ज़्यादा की नरमी है, रिकवरी की कोशिश भी हुई थी, लेकिन आज फिर से दबाव। हेलो। हाँ सर, क्यों गिर रहा है सर हल्दी का भाव? अब अभी जब यहाँ पे जो सप्लाई है, जो एनसीडेक्स में अक्टूबर और दिसंबर की जो अपने अगस्त और अक्टूबर की जो डिलीवरी आई है, वो पूरे माल एक्सपायरी हो चुके हैं। एक्सपायरी होने करीबन 701 लाख बोरी बाजार में माल आया है, वो एक्सपायरी होने के कारण। उससे जो सप्लाई थी काफी बड़ी अच्छी रही है। हालांकि जब किसानों का या प्राइवेट व्यापारियों का माल कम आया है बाजार में, अराइवल भी काफी कम चल रही है, परंतु जिस हिसाब से सप्लाई है उस हिसाब से डिमांड जो एक्सपेक्टेड थी कि दुर्गा पूजा के टाइम पे बहुत अच्छी डिमांड निकलेंगी, वो निकली नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा कारण इधर बांग्लादेश में भी जो डिस्टर्बेंस चल रहा है और ये गल्फ कंट्रीज में ईरान इराक में चल रहा है, एक्सपोर्ट काफी कम हो गया है। ये सब हालत को देखते हुए तीसरी आने वाली क्रॉप जो है वो बहुत अच्छी है, उसमें कोई मतलब एक्सीलेंट क्रॉप है। सब लोगों को वो क्रॉप देखते हुए टाइम पीरियड नजदीक आता जा रहा है, आते ही जा रहा है। जनवरी 15 के आसपास हमारे पास नया माल भी आ जाता है। तो अब सब लोगों को डर के धीरे धीरे अपना माल निकालना चाह रहे हैं, इसलिए बाजार एक तरफा मंदी जा रहा है। अभी तेजी, जो मोटी तेजी लोग सोच रहे थे, वो बात तो खत्म हो गई है। अब इसमें 300-400 रुपए का रेंज बॉन्ड रहेगा, 400 रुपए कम हो जाओ, 400 रुपए बढ़ जाओ। ओके, तो आपको रेंज में यहाँ पर बाजार दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एनसीडीएक्स के एक्सपायरी का माल भी ज़्यादा आने से भी दबाव बना है, और बांग्लादेश और खाड़ी देशों से एक्सपोर्ट को लेकर चिंता है। वहाँ पर नॉर्मल नहीं एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उसका भी दबाव है, और घरेलू बाजार में भी डिमांड कम है। त्योहारी मांग जिस तरह की निकलनी चाहिए वो निकल नहीं रही है, और इस बार सोइंग भी काफ़ी ज़्यादा हुई। सर, सोइंग के डेटा आपके पास है? किस तरह के सोइंग के नंबर हैं सर इस बार के? करीबन 120% सोइंग हुई है, क्योंकि वेदर भी फेवरेबल रहा। बीच में बरसात जरूर आई, परंतु उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो उस हिसाब से जो वेदर मतलब सुटेबल रहने से क्रॉप भी अभी तक काफी एक्सीलेंट है। तो सोइंग 120% हुई है कि 120% यहाँ पर, यानी 20% ज़्यादा सोइंग हुई है। और इस समय अगर आप देखेंगे तो अराइवल्स के नंबर भी काफ़ी ज़्यादा है। पूनम जी बता रहे थे कि सितंबर में निज़ामाबाद में सिर्फ 8000 बोरी की कुल अराइवल थी, उसके बाद भी भाव में उस तरह की तेज़ी नहीं आ रही है, क्योंकि डिमांड कमज़ोर है, और साथ ही सोइंग और उत्पादन को लेकर काफ़ी अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि नए सीजन में अच्छे उत्पादन की संभावना बन रही है। शुक्रिया पूनम जी, आपने वक्त दिया और हल्दी पर अपनी राय रखी। मसालों पर आपका व्यू, मनोज जी क्या सलाह देंगे? हल्दी, जीरा और धनिया तीनों में बताइएगा। हाँ, हल्दी में मेरा मानना है कि जो दिसंबर का वायदा 14,400 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस बना हुआ है, और हमने आज भी वो लेवल जो है इसको पार करते हुए नहीं देखा, और ऊपरी लेवल से फिर एक बार जो मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तो जब तक 14,400 के स्तर को पार नहीं करता है, यहाँ पे कोई तेजी का ट्रिगर नजर नहीं आता है। एंड ऑन द डाउन साइड मेरा मानना है कि ग्रेजुअली जो है कॉन्ट्रैक्ट फिर एक बार 13,200 13,000 के स्तर को टेस्ट कर सकता है। जीरा में जरूर हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों पर यहाँ बार बार जो है बाइंग देखने को मिल रही है, और नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में एक 25,700 अच्छा सपोर्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जीरा निचले स्तरों पर जो है सपोर्ट बना रहेगा। ऊपर में 26,650 और नीचे में 25,700 ये रेंज रह सकती है। वहीं धनिया भी एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जो नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट है 7,350 से 7,600 ये रेंज जो है इसमें बनी रह सकती है। ओके, आप बताइए भूपेश जी, ग्वार को लेकर, ग्वार की चाल आज सीमित दायरे में थी, क्या रिपोर्ट है आपके पास ग्वार को लेकर? भाव के हिसाब से किधर जाते देख रहे हैं ग्वार को? जी, अभी ग्वार की बात करें तो ग्वार का ट्रेंड और मोमेंटम दोनों ही नेगेटिव चल रहे हैं। मुझे लगता है कि 5500
50-60 के नीचे जब तक ग्वार सीड नवंबर वायदा ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें मोमेंटम भी नेगेटिव रहेगा। ट्रेंड इसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेंड नेगेटिव है। 5490 के नीचे मंदी और गहरा सकती है। लगता है कि नीचे में 5450 और 5410 के लक्ष्य भी इस वीक में देखे जा सकते हैं। और थोड़ा लॉन्गर टर्म की बात करें तो मुझे लगता है 5300 और 5200 तक के भी भाव ग्वार सीड में आसानी से देखे जा सकते हैं। ओके, एक दर्शक है गोविंद हैं, ये इनका सवाल है कि लेड और जिंक किस भाव पर खरीदना चाहिए। आप बताइए अनिल बनर्जी जी, किस भाव पे खरीदना चाहिए लेड और जिंक को? जिंक देखिए, जिंक काफी स्ट्रांग है। जितना भी बेस मेटल्स अभी है उसमें जिंक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, और वो काफी हफ्तों से ये ट्रेंड रहा है। तो 276 और 278 के बीच एक अच्छा जोन है खरीदने का, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस है 270। जो प्रॉपर स्टॉप लॉस इसमें बनता है 270 का है। तो जितना हो सके नीचे का लेवल में मिले तो इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी। ऊपर में हम लोगों का टारगेट है 305 और 310 इवेंचुअली। तो जिंक में काफी बुलिश है। देखिए लेड में फिलहाल क्या है कि एक तो लिक्विडिटी एमसीएक्स में कम है, और दूसरा है कि रेंज में ये चल रहा है 170 और 195 के बीच फॉर लॉन्ग टाइम। तो इसके लिए इसमें हो सकता है कि 180 के आसपास एक बार इसमें खरीदा जा सकता है, और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 174 के नीचे। ओके, तो जिंक अनिल बनर्जी जी की खरीदारी की राय है, और भूपेश जी ने हालांकि सेल कॉल इसमें दिया था। अनिल बनर्जी जी को लगता है कि 300 से 305 रुपये पोजिशनली ये जा सकता है, लेकिन 270 का स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा जिंक में। शुक्रिया अनिल बनर्जी जी आपका, मनोज जी और भूपेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कमोडिटी फटाफट में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे।